तो जी, इस क्लास के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस क्लास के अंदर जो है वो हम ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर है फर्दर मैथमेटिक्स और ये फर्दर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। ये स्पेसिमन पेपर है जून 2020। यस, पेपर ये 04 है। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम अवेलेबल है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। जो इसके टोटल मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स है सी उसके अंदर है वो है 50। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं होते हैं 6। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो इसके अंदर होते हैं 6। इसके टॉपिक भी जो है ना वो 6 ही कह लें या 5 ऐसे में लिखे हुए हैं। जैसे कि नंबर 1 के ऊपर आ जाता है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल नंबर 2 के ऊपर आ जाता है। जैसे इसके अंदर जेड टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, टी टेस्ट जब सैंपल स्मॉल हो तो टी टेस्ट यूज करते हैं। फॉर्मूला टेस्ट स्टैटिक दोनों का बिल्कुल सेम है, टेबल डिफरेंट है। फॉर्मूला शीट पे टेबल भी इनके दिए हुए हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट दो तरह का होता है। नंबर 1, एक तो होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इसका मतलब ये है कि हमें कोई डाटा दिया होगा उन्होंने, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमने उसके ऊपर अप्लाई करके देखनी होगी कि क्या ये क्वेश्चन होगा उनमें से कोई एक दी होगी कि ये क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डाटा के लिए सुटेबल है या नहीं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वो यही है इसका। समटाइम इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ भी गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करना, तो वो जब इसके अंदर आप बताएं, आप उसको आप बताएंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद गुडनेस ऑफ फिट, इसके अलावा अगर दो टू क्वांटिटीज के दरमियान हमने इंडिपेंडेंस चेक करनी हो, इंडिपेंडेंस और उनके दरमियान एसोसिएशन कोई है या नहीं। और फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर पे इसके अंदर आ जाता है विलकॉक्स टेस्ट। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये भी 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 साइंड रैंक टेस्ट। साइंड रैंक टेस्ट यानी कि रैंकिंग करने के बाद ना क्वांटिटी वैल्यूज की, तो फिर उनके साइन, फिर देखना कि प्लस माइनस उनको उसके हिसाब से वो जब भी आता है क्वेश्चन तो फिर वो करते हैं। साइंड रैंक टेस्ट। दूसरा होता है रैंक सम यानी कि रैंक अलग अलग उनको करने के बाद उनका सम फाइंड करना। रैंक ये साइंड रैंक टेस्ट और रैंक सम टेस्ट। और एक और भी इसके अंदर होता है थर्ड, मैच पेयर। ये बहुत क्लियर आता है, शायद ये एक में 2 क्वेश्चन हो गए। मैच पेयर साइंड रैंक टेस्ट। और जो ये तो हो गए इसके, ये वाले 4 हो गए। और फिफ्थ पे इसका जो टॉपिक वो है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ये इसके अंदर इसके 5 टॉपिक है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट दो तरह का, गुडनेस और फिट टेस्ट या इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन चेक करने के लिए। और फिर है विलकॉक्सन टेस्ट, ये होता है साइन रैंक टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, मैच पेयर साइन रैंक टेस्ट। जब ये आता है फिर 5 नंबर पे जैसे प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो अब जो है जैसे देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो आ गया है यहाँ पे। ये देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया इसका विलकॉक्सन का ही है। पहले वो कहते हैं स्टेट ब्रीफली the circumstances under which a non-parametric test of significance should be rather than a parametric test, यानी कि should be used उसको करना चाहिए rather than parametric test। ये जो तो वो उसको यूज करते हैं जब जो पॉपुलेशन है ना हमारे पास जहां से ये वैल्यूज दी गई, पॉपुलेशन इज नॉट अस्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हम उस वक्त करेंगे व्हेन पॉपुलेशन is not assumed to be normally distributed, जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। बस ये ही रीजन है।
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा ये आप देखेंगे इसका जो नेक्स्ट और बी पार्ट है, इसके अंदर कहा है उसने कि दी लेवल ऑफ पोल्यूशन इन ए रिवर was measured at 12 randomly chosen locations. The result in suitable units, जो भी इसका वो यूनिट होता है उसके बाद, तो where higher values represent greater pollution, तो जितनी हायर वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पॉल्यूशन। कहते हैं यूज विल्कॉक्सन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंड रैंक टेस्ट, साइंड रैंक टेस्ट वेदर द एवरेज पॉपुलेशन लेवल इन द रिवर इज मोर देन 6, यूज ए 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अच्छा देखिए जितने भी ये टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये 4 टेस्ट हैं, ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट। सबसे पहले इनका जो है ना वो मेन नल हाइपोथेसिस, हर एक का होता है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। इसका नल हाइपोथेसिस ये है कि each नोड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि द पॉपुलेशन मीडियन इज पॉपुलेशन मीडियन इज 6। ये देखिए उसने कहा कि हमें ये चेक करना है, इसका पॉपुलेशन मीडियन इज 6 है, 6.00। इसका ऑल्टरनेट ये है H1, ये पॉपुलेशन मीडियन। इसके देखेंगे हमें ये चेक करना है टेस्ट वेदर द एवरेज पॉपुलेशन इज रिवर इज मोर देन 6, तो ये जगह द पॉपुलेशन मीडियन इज पॉपुलेशन मीडियन इज ग्रेटर देन 6। अच्छा तो ये वन टेल टेस्ट है। समटाइम ऐसा होता है ना, ये तो हो गया 6, ये थ्री इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रेटर देन 6, लेस देन 6 और नॉट 6। हमें नहीं पता ग्रेटर देन है कि लेस देन है, वो होता है टू टेल टेस्ट। अब ये वन टेल है, हमें पता है ये ग्रेटर देन, इसलिए हम इसको टेबल में जाके वन टेल में देखें। अब ये देखिए ये 12 वैल्यूज हैं, हमने इसकी रैंकिंग कैसे करनी है, रैंक किस तरह करना है। ये वैल्यू 12 है ना, देखेंगे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 12 लाइन इस तरह करके, जैसे कि देखें तो यहाँ से जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से जो है ना ये हमने इस तरह से लाइन लगा दी, इसको भी आप लगा रहे हैं ऐसे, इसको आ देते हैं ऐसे। ये होगी यहाँ पे हमने लिखनी है डिविएशंस, डिविएशन यहाँ पे उसके रैंक। अच्छा जी ये डिविएशन का क्या मतलब है, देखिए डिविएशन मीन्स कि ये जो 6 है ना, ये जो उसने वैल्यूज दी है, ये आपने उस मीडियन को या तो इनको वैल्यू 1/1 इसमें से माइनस कर दें, या 6 को 1/1 इसमें से माइनस कर दें। मतलब जैसे 5.62 है, इसमें से मैं -6 करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.38। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5.73, जब उसमें से मैं -6 करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.27। ये 6 को जब 6.55 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये प्लस का आएगा 0.55। उसके बाद आप ये 6.81 यहां से करेंगे जब माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.81। उसमें जब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10। ये है 5.75, इसमें से जब -6 करेंगे तो ये आ जाएगा -0.25। उसके बाद ये है 5 ये करने यहाँ तक कम हो गया 5.87, इसमें से हम -6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.13। ये 6.47 में से जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 0.47। या ये 5.86 है, जब इसमें से -6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.14। ये उसके बाद अगली वैल्यू 6.6 इसमें से किया ना माइनस आ गया। उसके बाद है ये 6.26, उसमें से जब 6 माइनस किया तो 0.26 आ गया। और उसके बाद है जैसे ये देखेंगे 6.99, जब इसमें 6 माइनस करेंगे 0.99 आ गया। इसीलिए इसको लेना इसकी दिया था नीचे से एक वैल्यू ज्यादा। अच्छा जी तो उसके बाद आप देखेंगे ये आ गया 0.99, क्योंकि ये था 6, इसमें आ गया 5.91। जब इसमें से -6 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -0.09।
ये होगा। अच्छा, अब आप देखिए आपने इनको इनकी रैंकिंग करनी है। अब रैंकिंग कैसे करनी है? अब आप ये देखिए कि अब इन नेगेटिव साइन को ना भी आप अपने जेहन से निकाल दो। ये नेगेटिव नहीं है, ये गलती इसमें हमको कुछ लाइन लग गई है, इसको यहाँ से erase कर देते हैं, तो मिक्स नहीं करेंगे ये। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे ऐसा है कि अब इनकी हमने रैंकिंग करनी है। तो आप इन नेगेटिव साइन को जो है ना, ये आप अपने जेहन में फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। आज हम सारा को 100 से मल्टीप्लाई करके देखें। ये 38 हो गया, ये 27, 55, 81, 10, 25, 30, 47, 14, 26, 99। आई मीन में देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इनमें से जो सबसे कम नंबर है वो ये 9, इसको नंबर दे दें 1। 9 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर ये जो 10 है, इसको दे दें आप 2। 10 के बाद जो नंबर है वो है ये 13। कहीं 11 12 तो नहीं नजर आ रहा, 13, इसको दे दें आप 3 नंबर। 13 के बाद है जैसे यहाँ पे ये 14, इसको दे दें आप 4 रैंकिंग में। 14 के बाद है नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो ये 26। 14 के बाद जो है ना ये नंबर 26 है, और 26 से भी छोटा नंबर ये 25 है, इसको 5 दे दें। 26 को 6 दे दें। 26 के बाद है ये 27, 6 होगा ना, ये हो जाएगा 7। 27 के बाद 27 के बाद जो है ये 38, ये आ जाएगा 8। अच्छा, 38 के बाद जो है ना नेक्स्ट वाला नंबर होगा ये 47। 47 ये हो जाएगा 9। 47 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 55, ये हो गया 10। 81 एंड 19 आ जाएगा। 81 जो है ये हो गया 11, और ये जो 19 है ये हो गया 12। इस तरह से उनके रैंक लग गए हैं। 1 से लेके ये 12 वैल्यू थी, जो जैसे सबसे कम वैल्यू उसको 1, 10, 9 के बाद 10 उसको 2, 10 के बाद 13 वो 3, 13 के बाद 14 उसको 4, और उसके बाद 14 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है ना वो ये 25, दरमियान में ना वो 15, 6 में 25 अगला नंबर है। 25 को 5, 26 को 7, इस तरह से हाँ 26 को 6 और 27 को 7, इस तरह ये सारे इनके कातियां रहेंगे। अब इनके जो नेगेटिव वाले थे ना उनको नेगेटिव नंबर लगा दिए जैसे उनके साथ। ये वाला माइनस था, ये भी माइनस था, ये माइनस था, ये भी माइनस था, ये माइनस था, और ये भी माइनस था। अच्छा, अब आप देखेंगे इन्होंने ना फार्मूला शीट में ये कहा है, जैसे देखें हमने जो फार्मूला शीट से जाकर वैल्यू देखी है ना, फार्मूला शीट में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला शीट है, ये देखिए कि यहाँ पे ना फॉर्मूला शीट में ये उसने विल्कॉक्सन, ये ना ऊपर टेस्ट दिया हुआ, ये का स्क्वायर टेस्ट का टेबल है। ये विल्कॉक्सन के दो तरह के देखिए, ये साइंड रैंक टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, और ये उसके बाद दूसरे वाला है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ये अलग है, वो उस तरह से वो डिफरेंट। तो अब आप ये देखें कि इसकी वैल्यूज जो है ना, जब तक अब ये देखिए उससे कहा है पी is the sum of positive differences and q is the sum of negative differences, और t जो इन दोनों में से स्मॉलर होगा। तो p आपने वो ले लेना है जो पॉजिटिव, तो p को जो है ना वो हमने पॉजिटिव कर देते हैं। p को कर दिया पॉजिटिव। p जो आ जाए यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है उनका सम। अब पॉजिटिव इसमें कौन सी है? 10 प्लस ये 11 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12, इन सारों को प्लस करेंगे ना तो ये देखिए 20, 30 और 8, ये हो जाएगा 50। और क्यू जो है वो है जो नेगेटिव वाली उसका सम वो है -8 है ना, ये 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, इन सारों को प्लस करेंगे 15, 20, ये हो जाएगा 28। इन दोनों में से ये पॉजिटिव वाली आ गई है, जैसे ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज थी, ये नेगेटिव वाली वैल्यू, इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो 28 है। सो उसको हम जो है ना टी कह देंगे, जो टी है वो हो गया 28 स्मॉलर इन दोनों में से। अच्छा, अब जाके हमने देखनी है टेबुलर वैल्यू, उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है टेबुलर वैल्यू के साथ। अब टेबुलर वैल्यू कैसे देखेंगे कि जैसे देखेंगे टेबुलर वैल्यू इसका देखेंगे कि ये यहाँ है टोटल ये 12 वैल्यूज, तो 12 उसका एन हो गया,
और ये ग्रेटर देन है, वन टेल टेस्ट है एट 5% लेवल। जब आपने टेबल में जाना है तो टेबल में जाके हमें इसकी टेबल वैल्यूज तो देखनी है। ये फार्मूला शीट में मिलेगी MF19, इसकी टेबुलर वैल्यू ये देखें। यहाँ पे उसने ये करने के बाद उसके बाद ये देखें, ये वन टेल टेस्ट है 5% लेवल पे उसने कहा हुआ N इज 12 है, ये बन रही है 17 वन। अगर ये टू टेल तो 1% के ऊपर ये, अब आप ये देखेंगे 10% पे ना, ये वन टेल टेस्ट है 5, मतलब 5 और 100 5% हो गया ना, 5% लेवल पे उसने कहा हुआ है वन टेल टेस्ट, ये हो गया 12 वैल्यूज है N, और ये उसकी वैल्यू आ रही है 17। तो टेबुलर वैल्यू जो है ना वो आ रही है 17। तो टेबुलर वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 17। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ की टेबुलर वैल्यू आ गई है 70। तो अब ये है कि देखिए हमारे पास जो टेबुलर वैल्यू आई है वो आ गई है 17। जो हमने वैल्यू फाइंड किया ना वो बड़ी है इससे 28, वो आ गया इससे। तो अगर जो इस केस में और बाकी जितने भी टेस्ट हैं उसके अंदर जो है ना वो वैल्यू अगर उससे कम होना तो फिर हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन विल्कॉक्सन टेस्ट के अंदर, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के जो है उसके अंदर, अगर जो हमारी वैल्यू जैसे ये 28 है वो ग्रेटर देन आ गई ना 17 से, तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 28 ग्रेटर देन 17 सो एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सेप्ट एच नॉट। मतलब ये हुआ कि इनसफिशिएंट एविडेंस that the median is greater than 6। इस तरह एज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका इसका, ये देखिए ये असाइंड, ये है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। जो वैल्यूज नहीं है, जो भी जैसे मीडियन इसमें चेक करना होता है हमने, तो पहले हमने जो है वो एच नॉट इसके अंदर किया। जो एच नॉट है वो है पॉपुलेशन मीडियन इज 6। तो उसके बाद जो H1 हो गया पॉपुलेशन मीडियन इज ग्रेटर देन, क्योंकि उसने कहा ना मोर देन कर, तो वो ग्रेटर देन हमने ये कर ग्रेटर देन 6। उसके बाद डिविएशन फाइंड करनी होती है, हम डिविएशन को हमने रैंक देना। वो जो 6 था उसमें से इन सारों वैल्यूज को 1 बाय 1 या इनको उसमें से माइनस कर दें, या 6 को इसमें से माइनस कर दें। तो वो मैंने इसको इस तरह से कर दिया बिकॉज के उन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ था, मैंने भी उसको ऐसे ही कर दिया। तो इस तरह से तो ये H नॉट था इसका, ये H1 हो गया। पॉपुलेशन मीडियन इज 6, H1 द पॉपुलेशन मीडियन इज ग्रेटर देन 6। तो हमने जैसे ये इनको डिविएशन फाइंड करने के बाद उनको रैंक दी है, और फिर पी जो है वहां पे लिखा हुआ है पी इज जो पॉजिटिव वैल्यू है क्यू नेगेटिव, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसको ठीक है। तो इन दोनों में स्मॉलर 50 और 28 में से जो स्मॉलर है वो 28 है, तो उसको हमने जो है ना वो टी कह दिया। ये हो गया 28। अब टेबुलर वैल्यू जाके फाइंड की 5% लेवल पे, ये टोटल 12 वैल्यूज है, 12 वैल्यू 5% है। वन टेल टेस्ट में जाके देखा तो वो 17 बता रहा था, क्योंकि जब हमने फाइंड किया 28 वो ग्रेटर देन 17 आ रहे। तो नॉन पैरामीट्रिक या विल्कॉक्सन टेस्ट के अंदर जो हम वैल्यू फाइंड करें ना, जैसे जो हमारी वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू, वो टेबुलर वैल्यू से ज्यादा आ गई थी, वो अगर ज्यादा आ जाए तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें। सो इन सिर्फ वो, तो इसका मतलब है एक्स नॉट तो उसका मीडियन 6 या ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इनसफिशिएंट एविडेंस दैट द मीडियन इज ग्रेटर देन 6। ये इस तरह से जो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये इसके अंदर आ गया है, वही वो काई-स्क्वायर टेस्ट का है। इसके अंदर उसने पेज 1, तो वो उसने हमें ये कहा है कि ईच ऑफ 200 identical biased dice are thrown repeatedly until an even number is obtained. चलिए, the number of throws needed is scored and the results are summarized in the following table. जैसे number of throws, frequency 126, 1, 2 जो है वो ये 43, ये जो है ना इसके अंदर कैरी आउट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये हम इसमें। अच्छा देखें वेदर ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि वो कहते हैं इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तो इसको करने के लिए जो है ना वो हम कैसे इसको करते हैं, इसको करने के लिए जो है ना वो हम इसका टेबल बनाएंगे।
इस तरह से इसका टेबल बना। तो जैसे अभी आपको बताया था कि हर जो टेस्ट होता है उसके में पहले वो करनी है, वो बताना होता है इसके अंदर इसका नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो बताना होता है इसके अंदर। अच्छा जी, देखेंगे ये जो है, अब हमारे पास ये गुडनेस क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसके अंदर आ गया 200, ये इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट। तो पहले देख लेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो किस तरह से जो है ना, वो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है उसको करने के लिए ये देखो, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे देखेंगे ये काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, तो ये थोड़ा सा बता दूं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना वो ऐसा है, यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट ये होता है कि दो तरह का होता है, जैसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए नंबर वन टू टाइप्स का। जैसे ये नंबर वन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और टू क्वांटिटीज के दरमियान इंडिपेंडेंस देखने के लिए, और उनके दरमियान कोई एसोसिएशन। अच्छा देखिए, ये टेस्ट जो है ना, इसका जो टेस्ट स्टैटिक है ना वो ये है, जैसे कि हमने इसको कैलकुलेट का स्क्वायर जो है ना वो होता है इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ई। अब ये ओ क्या है, ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और ई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वो जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले सबसे पहले हम जो है वो हम ये इसके अंदर फाइंड करेंगे ओ माइनस ई। फिर दूसरे नंबर पे हम इसका स्क्वेयर करेंगे ओ माइनस सी, इसका स्क्वेयर कर देंगे। फिर जो है वो थर्ड नंबर के ऊपर आप डिवाइडिंग ईच ओ माइनस ई स्क्वेयर बाय इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। फिर फाइनली जो है ना फोर्थ नंबर पे जाके हम फाइंड करेंगे इनका सम। फाइनली ये हम जाके फाइंड करेंगे सिग्मा ओ माइनस ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये फाइंड करेंगे। फिर जाके फिफ्थ नंबर पे कंक्लूजन ड्रॉ करें। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है वो जाके हम जो है ना वो इस तरह की इसकी वो बनाई है, वहां पे जाके टेबल में से देखेंगे का स्क्वायर टेस्ट जो है ना, जैसे ये है तो जो भी उसकी इसकी वैल्यू वो जाके वहां से टेबल से देखेंगे। ये इसका क्रिटिकल रीजन है। अगर जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस क्रिटिकल रीजन, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी ना, अगर वो इससे बड़ी आ गई, जैसे वो पिछले टेस्ट में तो हमने किया ना, वो इससे बड़ी आ गई थी तो हमने एच नोट को एक्सेप्ट कर दिया था। अगर वो जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे का स्क्वायर वो इस वाले रीजन में चला गया, वो इसमें चला गया, तो हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। इफ जो हम का स्क्वायर फाइंड करें तो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम करेंगे कैलकुलेट, अगर ये चला गया, इफ ये लाइज इन क्रिटिकल रीजन, अगर ये क्रिटिकल रीजन में लाई करेगा तो रिजेक्ट एच नोट को हम रिजेक्ट करेंगे। ये है टोटल का स्क्वायर का टेस्ट, ही हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर। अच्छा उसके बाद जो है ना वो साथ जो है ना इसका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो भी फार्मूला पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं यहाँ पे इसका टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये कितनी वैल्यूज हैं, 7। तो यहाँ पे मैं जैसे ये हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो ये है ना, जैसे देखे ना ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वन जो है वो है 126, और जो सेकंड है वो है 43, और जो थर्ड पे है वो है 22, और फोर्थ पे जो है वो है 3, और 5 पे 5, 6 पे 1, 7 पे 0। चलिए अब आप ये देखेंगे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमने इस तरह से फाइंड करनी है, एक्स फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
कि यो 0.6। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू एक्स होता है q रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी। अब जैसे देखिए मैं पहले 1 पे फाइंड करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, जब मैं 1 फाइंड करूंगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, वो जिस बेस है वो x इज इक्वल टू 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। देखेंगे p जो है ना वो ये है 0.6 और q है 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 की पावर ये 1 है ना, तो 1 माइनस 1 इसकी पावर 0 हो गई, और p है 0.6, तो ये 0.6 ही आ गया। अब जैसे ये 200 जो उसने दिए ना वैल्यूज उसने, तो ये पहले अब इसके ज्योमेट्री के हिसाब से 200 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाए, हमारे पास आ गया 120। उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। वो कैसे फाइंड करेंगे? 0.4 इज टू द पावर, ये जैसे 2 माइनस 1 1 आ गई, और 0.6 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 आ जाएगा। 0.24 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। उसके बाद आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब है 0.4 की पावर 3 माइनस 1 2 हो गई, और ये हो जाएगा 0.6, जो कि हो जाएगा वो, अब ये थोड़ा सा हो गया यहाँ से, 0 पॉइंट ये आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 0.096। अब जब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.2। ये देखिए ना, ये 0 पॉइंट है ना, 0.096 मल्टीप्लाइड बाय 200, 19.2 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 पे, तो वो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से हो जाएगा वो 0.4 की पावर ये 3 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4 की पावर 3, 0.4 की पावर, ये हमारे पास आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 200 से, तो ये 7.68 आ गया था। यहाँ पे 3 के सामने आ गए 7.68। ये आ गई थी हमारे पास, ये वाली आ गई है 24/625। उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 पे, तो हो जाएगी 0.4 की पावर 4 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4 इज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये आ गया है हमारे पास 48/3125। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो ये हमारे पास आ गया 3.072, 3.07। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 पे, वो हो जाएगी 0.4 इज टू द पावर 5 इंटू 0.6। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 96/15625, हमारे पास 96/15625 ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 200, ये आ गया 1.2288। अब ये जो 7 वाला था ना इसका अदर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखें ये है ग्रेटर और इक्वल टू 7, तो इसलिए जो ये है कि ये है ना ग्रेटर और इक्वल टू 7, ये ग्रेटर और इक्वल टू 7 है, तो इसको जो है ना वो हमें अब ये करना पड़ेगा कि ऊपर जितनी वैल्यू सारों को प्लस करके ना 200 से माइनस करेंगे बड़े, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वरना तो एक 7 पे एक निकल आएगी ना। ये मैंने पहले ही फाइंड किया हुआ, प्लस में इसमें कर देता हूँ 3.072 प्लस 7.68 प्लस 19.2 प्लस कर दिया उसमें 48 प्लस 1/5, ये आ गया है 199.200 में से इसे माइनस कर दिया, ये आ गया है 0.8192। तो ये सारी वैल्यू। अच्छा देखिए उसके बाद इसमें करना ये होता है कि वो काई स्क्वायर फाइंड करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की है ना, जो 5 से वैल्यू कम है ना उनको हमें, मतलब अब देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू
0.819 है और ये वाली 1.2288 है और ये 3.07 है। पहले हम इसको इसमें ऐड करेंगे, अगर फिर भी वो 5 से कम होगा उसको फिर इसमें ऐड करेंगे, जब तक ये उसमें ऐड करें। अगर इस तरह से ऊपर से कम होगी, लेकिन ऊपर तो काफी है ना, तो दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इनको ऐड करके देखता हूँ ना लास्ट वाली 3 को, तो ये 0.8192, इसमें प्लस कर दिया पहले 1.2288, जब इनको प्लस किया ना 2 पॉइंट समथिंग आ रहे, तो इसका मतलब है ये अभी 5 से कम है, इसको फिर उससे ऊपर वाली में करना पड़ेगा जो कि है 3.072। जब उसमें ऐड किया तो 5.12 आ गया, इसका मतलब है लास्ट वाली जो 3 है ना ये ऐड हो जाएंगे बस। तो इस तरह से हमें ये आप देखेंगे, ये दोबारा से इस टेबल को बनाना पड़ेगा ऐसे। ये आ गई इसमें, ये आ गई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और यहां पे हम करेंगे O माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो है पहले 12643, 126 43 22। अच्छा, अब जो लास्ट वाली 3 हमने प्लस करनी है ना, ये वाली 3, तो ये वाली भी 3 प्लस होंगी ना, ये 6 हो जाएगा। ये 0 है, 5 प्लस 1 ये 6 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6। अब जो है वो लास्ट वाली वो एक्सपेक्ट, उनको मैंने इधर अभी कल 5.12 आ रहे हैं सारे, लास्ट वाली वो 3 की है ना, वो है 5.12। तो ऊपर वाली जो है ना उससे ऊपर वाली वो ठीक है। ये इसके सामने जैसे ये 22 के 3 के सामने जो ना 76 है ना, ये इसमें इसको से हाँ जी, ये देखिए ना इसके अंदर आ गया है 22 के बाद लास्ट वाली 3 प्लस उसके बाद है 3। ये है 3 और फिर है 6 ये। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमने 6 वाली वो भी है ना, वो 5 पॉइंट ये आ रही है 5.12। जो इस तरह से ये सारा होगा, जो 3 के सामने आ रहे हैं वो है 7.68 ये वाली, और जो 22 के सामने आ रही है वो है 19.2, और 43 के सामने है 48, और 126 सामने 120। अच्छा जी, तो ये वाली वैल्यू अब हमने ये कैलकुलेट करना है, ये जो पाई स्क्वायर है ये है पाई स्क्वायर में, जैसे भी वहां पे आपको बताया है। यहाँ पे जो इसका सम आएगा वो हमारा कैलकुलेटेड, जो जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना वो ये पाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये 126 माइनस 120 करेंगे, 6 आ गया उसका स्क्वायर 36, उसको 120 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाएगा 0.3। उसके बाद 43 में से 48 माइनस करें तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 48, ये आ गया 0 पॉइंट, ये आ गया है 0.5208। उसके बाद ये 22 माइनस 19.2 करेंगे, ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये डिवाइडेड बाय 19.8 19.2, हमारे पास आ गया है 0.4083। उसके बाद 3 माइनस दिस किया तो 3 माइनस 7.68, इसका स्क्वायर कर दिया, या इसको डिवाइड कर दिया 7.68, तो ये हमारे पास आ गया 2.85851 और 9। उसके बाद ये है 6 में से माइनस करेंगे, 6 माइनस 5.12, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय 5.12 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 0.15125। इन सारों को प्लस करें, इन सारों को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4.8
232 ये काई स्क्वायर आ गया जो हमने कैलकुलेट किया। सो ये काई स्क्वायर आ गया है 4.23। अब जाके हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अच्छा जी, कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो वो हम टेबल से जाके काई स्क्वायर के टेबल में से जाके देखेंगे। उसने यहाँ पे हमें कहा है कितने परसेंट लेवल तक देखना हमने, 5% लेवल। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा 5% सिग्निफिकेंस लेवल। हम ये देखें ये आ जाएगा 5%। इसको तो लिख देते हैं 5%। यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था जो फाइनली ये जो हमने बनाया इसके अंदर नंबर ऑफ सेल, जैसे ये 1 2 3 4 5, इसमें से 1 माइनस n माइनस 1, 5 - 1 करेंगे 4। अब आप जाके टेबल में से ये वाली वैल्यू देखें। टेबल में जाएंगे तो टेबल में जाके आप ये वैल्यू देखें। टेबल में जाके इसकी वैल्यू टेबल, तो इस टेबल में जाके देखेंगे वैल्यूज। ये देखें ये जाएंगे इसको तो ये आ गया, ये काई स्क्वायर टेस्ट आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट आ गया। अब देखेंगे 5% लेवल पे 4 पे ये आ गया। ये देखिए ये 4, ये 4 आ गया, ये आ गया 5%। ये देखें ये उसने निकाला ना 95, यानी कि 5% ये उसका जो है क्रिटिकल ये वो ये वाली वैल्यू बन रही है 9.488। तो ये वैल्यू बन रही है 9.488। 9.488। तो ये जाके हमने वहां पे देखी है टेबल से, तो ये आ रही है 9.488। तो ये कि जैसे ही हमने वहां पे जाके देखे ना तो वो ये 9.48। तो ये इसका है क्रिटिकल रेंज। अगर वैल्यू उसमें गिरेगी तो अगर इसमें वैल्यू फॉल करेगी ना ये क्रिटिकल रीजन के अंदर, तो हम एच नोट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखें जो हमने वैल्यू फाइंड किए हैं वो है 4.233, वो इससे काफी कम है यहाँ पे। सो जो हमने फाइंड किया है 4.232 वो लेस देन 9 पॉइंट जो टेबुलर वैल्यू है ना उससे कम है। सो एक्सेप्ट एच नोट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने दी है जियो प्रोबेबिलिटी 0.6 के साथ इज appropriate for the model, for the data या for the model। ये पूरा इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया सर सॉल्व। अब ये देखिए नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये है, ये देखिए ये यहाँ पर ट्रू पॉपुलेशन यहाँ पे दी है कि ये है एम्प्लॉय एट ए पर्टिकुलर कंपनी हैव बीन वर्किंग 7 hours each day from 9 to 4. To try to reduce absence, the company decides to introduce flexi time and allow employees to work their 7 hours each day at any time between 7 a.m. to 9। मतलब किसी भी दरमियान में अपने वो जो जितने घंटे उसने पूरे करने हैं, कितने 7 hours वर्किंग, हाँ 7 hours जितने पूरे करने हैं वो इसके दरमियान दरमियान कर ले। तो ये जो भी उन्होंने 7 से 9 तक उन्होंने दिया हुआ है 10 hours के अंदर अंदर वो अपने पूरे करेंगे इसमें। तो द ईयर बिफोर एंड ईयर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सी टाइम आर गिवन। जैसे पहले बिफोर पहले साल यानी एम्प्लॉय एक ही है, जैसे ए है उसका पहले साल 42, बाद में उसके आफ्टर 32 आवर्स एब्सेंट हो गए। फिर उसके बाद बी जो है जैसे ये ए है बच्चा कोई भी, जैसे अली मार या कोई भी, जैसे ये है कि इसके 42 बिफोर और बाद में अली यकीम, जैसे ये इस तरह से बी ये तो इसमें ये बाद में इस तरह से हुई है। तो वो कहते हैं टेस्ट टेस्ट इसको कहते हैं सैंपल पेयर। और ये क्योंकि वैल्यूज है 10 इसलिए ये टी टेस्ट है। सैंपल पेयर इसको कहते हैं सैंपल पेयर टी टेस्ट। तो वो हमने अब वो जो है ना वो हम यहाँ पे इसको करते हैं, इसको हमने कैसे करना।
और देखिए ये नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सैंपल पेयर इसको कहते हैं। जैसे एक ही एम्प्लॉई है उनके ऊपर ये टेस्ट जो है ना वो बिफोर एंड आफ्टर जैसे ये है। अच्छा देखेंगे ये जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं उनका नल, जितने भी ये टेस्ट होते हैं इन सारों के हाइपोथेसिस होते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट है। ये जेड टेस्ट या टी टेस्ट का क्वेश्चन है ना। सैंपल ये जो है ये कितने 10 है, 10 का दिया ना ये 1 2 3 10। तो पहले देखें इसके अंदर 6 स्टेप होते हैं। नंबर 1 पे ये है इसका स्टेट हाइपोथेसिस। स्टेट हाइपोथेसिस एच नॉट, इसका ये है कि हम कहते हैं कि पहले भी और मीन को इसका टेस्ट किया जाता है ना, कि मीन जो है बिफोर एंड आफ्टर सेम है, कोई फर्क नहीं है। पहले भी फ्लेक्सी टाइम से पहले भी एवरेज वो इतनी एब्सेंट और होते थे और फ्लेक्सी टाइम के बाद भी इतनी है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू माइनस ये म्यू ए, म्यू ए इसको इसको लिख सकते हैं म्यू ए माइनस म्यू बी माइनस म्यू ए इक्वल टू 0। और इसके ऑल्टरनेट ये है, वो क्या ये नहीं है कि वेदर वेदर द पॉपुलेशन मीन नंबर ऑफ हॉर्स एब्सेंस हैज डिक्रीज्ड आफ्टर फ्लेक्सी टाइम, यानी कि वो करने के बाद जो वो कहते हैं कि ये कम हुआ। इसका मतलब है कि बिफोर जो था एवरेज वो उनका टाइम ज्यादा था आफ्टर में, ये उनका ख्याल है। यही हमने चेक करना है। या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं माइनस म्यू ए इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला तो स्टेट लेवल ऑफ टेस्ट। दूसरे नंबर पे होता है स्टेट, ये पहला तो हो गया स्टेट हाइपोथेसिस। नंबर 2 दूसरे का बाद है, दूसरा स्टेप है स्टेट लेवल ऑफ टेस्ट। वो तो इसी के अंदर दिया ना, इट इज वांटेड क्योंकि ग्रेटर देन वांटेड। ये देखना ये उसने कहा था डिक्रीज हो गया बाद में, यानी कि पहले जो फ्लेक्सी टाइम करने के बाद डिक्रीज हुआ ना, तो इसका मतलब जो बिफोर द टाइम मीन था वो ज्यादा था एब्सेंट होने का आफ्टर दैट, इसलिए वो ये लिखा है। तो इट इज वांटेड, जैसे कि ये अपर टेल है एट 10% लेवल। ये क्वेश्चन नहीं दिया, ये 10% लेवल। तीसरी चीज होती है इसके अंदर स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन, ये असल में तीसरी चीज होती है स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो है ना ये वाला रहता है यहाँ पे मीन हो गया। अच्छा देखिए कि ये जब डिफरेंस होता है ना टू का, तो जो टेस्ट इनका होता है, इसका टेस्ट है टी टेस्ट हो या जेड टेस्ट हो, दोनों का सेम ही होता है। वो जो टू वाला होता है ये x1 का मीन माइनस x2 का मीन माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय, अगर तो 1/n1 प्लस 1/n2, अगर तो दोनों का कॉमन वेरिएंस बताया हो तो फिर तो दिया, अगर ना बताया हो ना तो फिर ये इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, उसको कहते हैं अनबाइस्ड। तो अब हमें हम इसका क्योंकि बताया नहीं हुआ तो मैं इसका अनबाइस्ड वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दूसरे मैथ में जब आप स्टेट में पढ़ते हैं S1 में, उसके पैरामीटर्स होते हैं मीन एंड वेरिएंस। अच्छा उसका मीन एंड वेरिएंस हो गया ना, इसमें मीन क्योंकि ये देखना ये जो 0 है ना वो तो मैंने इधर 0 लगा दिया, इसका वेरिएंस यही हो गया जो अब हमने अनबाइस्ड ये फाइंड करना है। इसको n जो जितनी वैल्यू उसमें डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से इसको जो है ना वो हमने इसको डिवाइड करते हैं इधर, वो इसमें नहीं होता। तो अब ये देखिए हमें अब फाइंड करना पड़ेगा ये जो अनबाइस्ड, इसको कहते हैं ये जो है ना ये, जब ये इसका ना दिया ना तो उसको कहते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेट। अनबाइस्ड एस्टिमेट वेरिएंस, ये कैप, ये क्या होता है, ये होता है n/n-1 s square, where s square is the sample variance। इज द सैंपल वेरिएंस। अब वो इसका सैंपल का वेरिएंस फाइंड के यहाँ पे n/n 10 है ना, 10/9 से मल्टीप्लाई करके तो वो अन बाय ये होता है कि ये हम सैंपल से
पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल रहे हैं, इसे कहते हैं अनबायस्ड एस्टिमेट, अनबायस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस या अनबायस्ड एस्टिमेट। तो ये है, इसको हम ना यहाँ से इसका कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना है एस स्क्वायर, टू पेज हम इसमें दिया है इसका अंदर। अब ये देखें वो इसका कैलकुलेट करना है हमने ना, अब इसके अंदर इसके डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करने हैं, इसको कहते हैं मैच पेयर सैंपल डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि जैसे देखें कि 42 में से ये माइनस कर दें, 42 है ना, ऊपर 30 नीचे 34 है, उसमें से माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। 35 में से 32 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3, और ऊपर है 96 में से 100 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -4, और उसके बाद है 74 में से ये माइनस कर दें 72 तो ये आ जाएगा 2। 20 में से 31 माइनस करें तो -11 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। 78 में से 61 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ गया। 45 में से 35 ऐड माइनस कर दें तो 10 आ गया। उसके बाद है 146 में से माइनस कर दें 140 तो ये 6 आ गया, और 0 में से माइनस कर दें तो 0 आ गया। ये इसमें से ट्रू। अब आपने इनका मीन फाइंड करना है, इनका मीन इस तरह से फाइंड होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे मैं भी आपको बता रहा था ना, इसका ये टेस्ट है, अब क्योंकि ये तो हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया ना, तो ये एक ही, उन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद ये एक ही बन गई। अब इसके लिए इसका जो टेस्ट स्टैटिक है ना, वो भी मैं आपको बता दूं। इसका टेस्ट स्टैटिक ये बन जाए, ये ठीक, इसका टेस्ट स्टैटिक हो जाएगा ये और ये तो क्योंकि 0 हो गया ना, -0 मैंने वो लिखा नहीं है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा अनबायस्ड एस्टिमेट ओवर अनबायस्ड एस्टिमेट, ये वेरिएंस, और ये डिवाइड बाय, ये इसका बन गया टेस्ट स्टैटिक, वो लगाना है। जब इस तरह से मैच पेयर का आएगा ना क्वेश्चन, हम इन सारों को प्लस करके 10 पे डिवाइड करें तो इसका मीन जो है वो ये 3.4 आ गया, कैलकुलेट कर लिए। अब ये वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वेयर। इन सारी वैल्यूज का स्क्वेयर करके प्लस करें ना तो ये हमारे पास आ जाता है 648। इसको 10 पे डिवाइड करके माइनस ये जो है ना हमारे पास ये 3.4 आया है, 3.4 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.24। तो अब जो हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेट आ गया ना, अनबायस्ड एस्टिमेट वो आ गया जैसे 10, ये 9, ये 10 था ना, 10/9 इंटू 53.24, सो इट इंप्लाइज दैट से हमारे पास आ जाएगा 59.156 या सो ये हमारे पास हो गया है। अब ये आगे इस तरह से हमारे पास, तो ये बन गया इस तरह से एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 0 हो गया, वेरिएंस ये आ गया हमारे पास 59.156/10। ये मैंने लिखा है इधर सिग्मा ये स्क्वायर ओवर एन 10, तो ये इस तरह से 10, तो ये इस तरह से हमारे पास, ये मैंने इसको इसमें लिख दिया। तो अब ये हो गया इसके, ये मेन सब चीज होती है। थर्ड से स्टेट दी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद नंबर पे 4 आएगा स्टेट दी रिजेक्शन एरिया। नंबर 4 पे स्टेट दी रिजेक्शन एरिया। अच्छा जी, वो इससे हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हम टी कैलकुलेट करें ना, क्योंकि ग्रेटर देन, अगर टी ग्रेटर देन आ गया वन टेल है ना, अगर ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन, लेस देन हो तो लेस देन, वरना फिर ट्रू टेस्ट है। तो अब हम जो इसको इस तरह करेंगे कि ये ट्रू टेस्ट, इसको जाके ना हम टेबल में से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। टेबल में से जाके हम इसकी देखते हैं वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेबल MF90, ये आ गया MF19। तो ये आ गई इसकी वही, इस तरह से ये आ गया है टी टेस्ट, ये आ गई टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। ये देखें जैसे ये आ गया हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब इसकी वैल्यूज इस तरह से हमने देखनी है कि जैसे ये देखें ना, इसकी वैल्यूज है, जाके हम देखेंगे कि वो उसने दिया हुआ कितने परसेंट लेवल पे है, वन टी टेस्ट है 5% लेवल, क्वेश्चन में था 5% लेवल। इसको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 10%, मुझे देखना ये 10% लेवल पे जाके हमने इसको 10% लेवल पे देखना है। तो 10% लेवल पे जाके इसको देखते हैं।
ये 10% लेवल पे ऊपर वैल्यूज है, इसके अंदर टोटल 10 करेंगे, ये आ गई 9 पे 10% देखें ना, 90% ये हो गया, बाकी 10% पे जाके देखेंगे ये टेबुलर वैल्यू 1.38 आ गई। वहाँ n-1 पे जाके देखेंगे 10 थे ना, उसमें -9 आ गया। तो 90% तो ये है ना, 10% ये क्रिटिकल रीजन है ना, 10% लेवल पे चेक करना है, तो 1.383 वैल्यू आ रही। तो अब हम जो है ना ये 1.383 के हिसाब से इसको तो वो जहां हमने रिजेक्शन 1.38, अगर हम ये करेंगे ना 1.383, अगर हम कैलकुलेट जो हम करेंगे ना टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट, अगर वो ग्रेटर देन आ गया 1.7, वी विल रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ एच नॉट। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए नेक्स्ट इसका फिफ्थ स्टेप ये है, कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक वो टी जो है ना वो ये है, डिवाइडेड बाय ओवर अंडर रूट है। सैंपल पेयर का ये होता है जब हम इनका डिफरेंस निकाल के ये डिफरेंस है, ये अनबाइस, अगर पॉपुलेशन का ना दिया तो अनबाइस ये निकाल के इसके अंदर आप ये वैल्यूज लगा देते हैं। जब इसके अंदर आप वैल्यूज लगाएंगे टी, तो डी हमने फाइंड किया था, ये कितना था 3.4 कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय अनबाइस्ड एस्टिमेट ये आ जाएगा पूरे अंडर रूट हमारे पास। ये हमने उधर ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे ये लिखा है 59 पॉइंट, ये लिखा हुआ है 59 पॉइंट, ये इसी पूरे का अंडर रूट, ये अंडर रूट 59.156 डिवाइडेड बाय 10। इसको कैलकुलेटर से पूरे को डिवाइड कर लें तो इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा 1.398। तो ये हमने ये ठीक वाले। अब कंक्लूजन, अब नंबर 6 वाला जो इसका है कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तो जैसे देखेंगे अभी हम वहां से देख के आए हैं, इस तरह से हमने ये देखा है कि ये इसका ये जो है ना हमने जाके 9-10% में देखा है कि वो वैल्यू आ रही है 1.383 1.383 ये इसका जो है ना ये इसका है क्रिटिकल रीजन। अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो इसके अंदर फॉल कर गई तो इसका मतलब होगा कि एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट वो 1.398 है, ये 1.83 वो इससे बड़ी आ गई, इसमें आ गया। सो सिंस जो हमने वो जाके वहां पे देखा है कैलकुलेट किया है 1.398 वो ग्रेटर देन आ गया है 1.383, यानी कि जाके हमने टी देखा ना 10% लेवल पे 9 के अंदर वो वाली की वैल्यू 1.383, ये हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो उससे बढ़िया आ गया, वो इसमें क्रिटिकल रीजन में फॉल करेंगे। सो रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि जो वो जो फ्लेक्सी टाइम की जो पॉलिसी बनाई थी ना वो ठीक है, वो क्योंकि ये एक्सेप्ट हो गया। बिफोर जो था ना उससे ये जो है ना वो पहले टाइम ज्यादा एबसेंट होते थे, अब उससे कम होते थे। सो ये जो है ना इस तरह से हमारे पास दिस शोज द ऑर्स एब्सेंस हैव डिक्रीज्ड, therefore ये जो ऑर्स हैं ऑफ एब्सेंस हैव डिक्रीज्ड। यस, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 4। अभी देखिए ये है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप ये देखिए मैं वैल्यू देख रहा हूँ कंट्री के अंदर, ये 60 मुझे नजर है, 50, तो ये जेड टेस्ट का है नॉर्मल, क्योंकि इसके अंदर ना वैल्यूज ज्यादा है, ये स्मॉल नहीं है। तो इसको अब हमने कैसे करना है, चलिए अब देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला जो क्वेश्चन है, अब ये किस तरह करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ठीक है, उस बेस को ठीक, इसमें देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल।
कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसमें बना देखिए, पहले उसने कहा हुआ है कि सर्टेन टाइप ऑफ सी शेल वाज काउंटेड एट 60 रैंडमली चोजन साइट्स। तो पहले हम n1 कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है 60 और ये उसने इसका दिया हुआ है मीन x का ये है 29.2 और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये उसने दिया हुआ है 4341.6। इस तरह से जो दूसरा है ना n2 वो ये दिया है 50, ये हो गया 50 और जो y बार है ये है 24.4 और ये सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू ये है 3732 पॉइंट ये 0 दिया। अच्छा देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका फार्मूला ये होता है कि जैसे इधर में पहले जैसे देखें यहाँ पे इसके मुताबिक हो जाएगा x माइनस वाई, दोनों के जैसे कि माइनस कर दिया मीन और उसके बाद माइनस इधर z, इधर अनबाइस्ड वेरिएंस ओवर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, z हमने टेबल से देखना है, n1 भी पता है, जैसे कि ये एक 60 दिया हुआ एक 50 दिया हुआ, तो इस तरह से ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस आ जाएगा इधर माइनस इधर प्लस। अब ये z है ये हमने डिसाइड करना होगा कितना है उसके मुताबिक, जैसे ये 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, ये फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। सेट यानी कि ये सैंपल स्मॉल हो तो मतलब स्मॉल का मतलब है जैसे 8 एंड 10 15 20 25 से कम हो, जैसे कि 10 15 वैल्यू, एक की 10 एक की 12 एक की 8 एक की इस तरह 11 समथिंग कम वैल्यूज हो तो फिर ये इस जेड की जगह फिर टी आ जाएगा, वो टी टेस्ट होता है। अब ये क्योंकि वैल्यूज काफी लार्ज है, ये 60 है, जैसे ये 50 है, 25 से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जेड लग गया। अब इस जेड को हमने कैसे डिसाइड करना है ये क्या होगा, इस जेड को जाके आपने उस टेबल में से देखना है, यहाँ पे वो कितने परसेंट 95% कह रहे हैं। 95% का मतलब ये है, जैसे देखें कि अगर मैं इसको बनाऊं ना यहाँ पे कि 95% हम कॉन्फिडेंट है कि इसका जो मीन है ना वो इसके अंदर अंदर हो, और 5% जो है ना वो इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। 5 और इसका मतलब है 2.5% इस तरफ हो गया और 2.5% इधर हो गया। अच्छा 2.5% का मतलब है कि जैसे ये हो गया 0.1 में से 2.5 का 0.025 है, तो 1 में से माइनस करें 0.975 बनता। अब ये जाके आपने जेड उसमें देखना है, जेड वाले टेबल, एक तो टी डिस्ट्रीब्यूशन था ना, एक जेड है नॉर्मल वाला, वहां पे जाके हमने ये देखना है कि अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। हमने अब वो देखें कि वो बताते हैं आपको कैसे, हमने ये देखें ये गए यहाँ पे हम गए तो इधर गए टेबल के अंदर फार्मूला शीट में गए, यहाँ पे फार्मूला शीट पे आ गए तो ये देखें ये तो था टी का, ये आ गया जेड टेस्ट का, ये आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें जेड लिखा हुआ है, ये भी जेड लिखा हुआ है। तो इसको जाके हम ये देखिए ये क्रिटिकल वैल्यूज उन्होंने दी है यहाँ, ये क्रिटिकल वैल्यूज 0.975, ये है 0.97, ये इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा लेकिन वो मेरे पास फार्मूला शीट है वहां से जाकर मैं देखता हूँ, तो इसके नीचे अगर आप वहां से देखें ना 1.96 लिखा हुआ है, 1.96, तो ये इसके नीचे आया नहीं है टेबल, तो इसके अंदर ना 1.96 लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है ना वो आप जाके वहां पे इसको टेबल से देख के वहां पे लगा दें। टेबल जाके देखिए आप यहाँ पे ना ये 0.975 उसके नीचे देखेंगे ना वो टेबल इधर 1.96 लिखा हुआ है, 1.96 और ये ऐसे ओवर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, इधर से ये अगर जितना भी होगा उसने अगर कहा होगा कि ये तो उसने कहा ना 95%, 90% भी कह सकता है, फिर 5% इधर हो गया 5% इधर हो गया, 5% का मतलब है इधर फिर आ जाएगा 0.95, वो उसी टेबल में जाके 0.5 के नीचे देखेंगे वो वाली वैल्यू जेड की जगह पे लगा दी। लेकिन अभी अभी हमने उसने उसने मैं कहा था 95%, इसका मतलब 2.5% इधर हो गया, 2.5% ये मैंने वहां से ये देख लिया है। अब ये इस जेड की जगह पे भी हो जाएगा 1.96 और ये अनबाइस्ड वेरियंस आ गया, ये अब हमने कैलकुलेट करना है इस तरह। तो अब ये देखिए कि ये जो अनबायस्ड एस्टिमेट है ना, ये अब मैं देखिए आपको बताता हूँ ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं पॉपुलेशन हैव कॉमन वेरिएंस, दोनों का ना दी populations have
कॉमन वेरिएंस विच इज अननोन। अगर ये पता ना हो, पॉपुलेशन का ना पता, जहां हमने पॉपुलेशन विच इज अननोन, तो फिर हम ये करते हैं कि इसको उसको कहते हैं वही, जैसे अनबाइस्ड एस्टीमेट फाइंड करना पड़ता है, तो फिर वी हैव टू फाइंड अनबाइस्ड एस्टीमेट। वी हैव टू फाइंड अनबाइस्ड, यानी कि सैंपल से पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, उसको कहते हैं वी हैव टू फाइंड अनबाइस्ड एस्टीमेट। उसके ऊपर ना कैप लगाती है ये तो विदाउट कैप है, जैसे सिग्मा स्क्वायर विच इज अननोन। अब ये पता नहीं है, ये पॉपुलेशन का है ना इसल ओरिजिनल, लेकिन वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें जो सैंपल, वो जो हमें दो सैंपल या डिफरेंट हमने वो दो लिए हैं, उनसे हमने उनका कॉमन निकालना है पॉपुलेशन का, उसको कहते हैं ये अनबाइस्ड। एक और भी इसका नाम होता है, ऑल्सो नोन एज, इसको पूल्ड एस्टिमेटर भी कहते हैं। पूल्ड टू सैंपल एस्टिमेट। ये भी इसका नाम, पूल्ड टू सैंपल एस्टिमेट। इसका फार्मूला ये होता है, वो एक का था ना, जैसे ऊपर भी आपने देखा था एन ओवर, मतलब अगर हम हमारे पास एक ही सैंपल है, तो फिर हम उसका हिस्सा फाइंड करते हैं एन ओवर एन माइनस वन एस का स्क्वेयर। इसमें अब ये टू का कॉमन फाइंड करना है, तो इसका हो जाएगा एन वन एस वन का स्क्वेयर प्लस एन टू एस टू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू, इस तरह। तो अब ये देखेंगे, ये हमने कैलकुलेट करना। अब जब मैं इसको अंदर कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो वेयर यहाँ पे जो है ना, वेयर एस वन स्क्वेयर एंड एस टू स्क्वेयर आर सैंपल वेरिएंसेस। ये सैंपल वेरिएंसेस है, तो वो अब जो है ना, वो देखेंगे सैंपल वेरिएंस का, जैसे एस वन स्क्वेयर, इसका फार्मूला हो जाएगा, एक तो होता है, जैसे देखिए कई फार्मूले आते हैं ना सैंपल स्क्वायर के, ये जो दूसरे मैथमेटिक्स में बिल्कुल चैप्टर नंबर वन बेसिक जैसे आप पढ़ा होगा, उसका एक तो होता है इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक इसका ये फार्मूला आता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। अब ये यहाँ पे ये लगेगा ना, क्योंकि उसने जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वो इस फॉर्म में दी हुई है, जैसे देखें कि एक्स माइनस फॉर्म में दी हुई है, इसलिए अब हमें वहां पे मजबूरन ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखें कि एस वन का स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी होता है इसका सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, जैसे इसका वन है। और दूसरा जो है जैसे एस टू का स्क्वायर, वो हो जाएगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर एन टू। अब जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना, ये वाला एन वन इस वाले एन वन से कट जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस, और ये वाला एन टू इस वाले एन टू से कट जाएगा, ये रह जाएगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ये सारी वैल्यूज इसमें लगा देते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल, अब ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसने यहाँ पे बताई है फोर, ये बताइए 4341.6, 4341.6 प्लस ये वाली उसने वैल्यू बताई है हमें 3732 डिवाइडेड बाय, ये इसकी बताई है 60 प्लस 50 माइनस टू। तो इसको जब आप सारा इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कैलकुलेटर से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 74.7556। तो बस ये वाली वैल्यूज, इसका जब अगर आप अंडर रूट ले लेते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट 74.7556, 8.646, 8.646 आ गए।
तो ये वाली वैल्यूज अब जो है ना वो हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये जो फार्मूला था इसका, ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका ये फार्मूला बन गया है x माइनस वाई माइनस 1.96 अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, फिर ये कॉमा डाल ये माइनस दिस प्लस 1.96 वन बाय सी इसका जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन वो लगा दी 1/n2। अब सारी वैल्यूज इसमें लगा देते हैं। तो ये x बार का मतलब है वो था, x बार है ऊपर, ये देखें x बार है 29.4, इसमें 24.4 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.8, 4.8 माइनस 1.96 मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू ना ये है 8.646 अंडर रूट 1/60 प्लस 1/50। इसी तरह से ये भी है, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 8.646 अंडर रूट 1/60 प्लस 1/50 ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.555 और ये हमारे पास आ जाएगा 8.05। ये इसका आंसर, ये इंटरवल आ गया। और आप इसका भी कर सकते हैं कि जो मीन है लेस देन 8.055 और ग्रेटर देन 1.55 हम यानी कि 90% 95% हम कॉन्फिडेंस है कि इसका मीन जो है ना वो इसके दरमियान है। तो इस तरह ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। अगर स्मॉल हो तो टी, टेबल में जाके देखते हैं फार्मूला यही होता है उसका भी, सिर्फ यहाँ पे टी के टेबल में से देखे यहाँ पे वैल्यू लगी, बाकी सारा कुछ उसका ये सेम है कॉन्फिडेंस टी का। अगर ये वैल्यूज कम होगी तो और ये देखिए नेक्स्ट वाला जो है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो है वो हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखें कि ये दिया हुआ है इसने दी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। पहले थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पहले इसको थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इसकी थ्योरी बता दूं आपको। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कुछ रैंडम वेरिएबल इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आप याद रख लें, जैसे कि नंबर 1 के ऊपर ये है कि इसके अंदर फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x with probability density function, with probability density function PDF f of x जो है इन दी कोई इंटरवल के अंदर हमें कोई डिफाइंड होगा दिया होगा तो वो अगर हम उसको इंटीग्रेट करें ना तो वो इससे प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जैसे देखें कि टोटल प्रोबेबिलिटी ए से लेके बी तक करें, अगर हम स्मॉल ऑल एक्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसके हिसाब से ये 1 आ जाएगा। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। अगर लेकिन अगर उसके दरमियान कहीं अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी कि जैसे अगर हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू डी ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो दिस इज इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल c टू d f of x dx, वेयर ये जो है ना c लेस और इक्वल टू d और d लेस और इक्वल टू b और c जो है ना ये ग्रेटर और इक्वल टू इसके दरमियान यानी a और b के दरमियान कोई सा भी सब उसका सेट लेके सब इंटरवल लेके तो हम उसके दरमियान उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसके दरमियान उसकी जो है ना वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड पॉइंट इसका ये। थर्ड पॉइंट के अंदर देखेंगे इसके अंदर हमने वो फाइंड कैसे करना है, इसका e of x ed
ई ऑफ एक्स वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन कैसे फाइंड करना है। ई ऑफ एक्स इक्वल टू जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। किसी का भी अगर हमें सपोज यहाँ पे कोई भी उसने वैल्यू दी, अंडर रूट एक्स दिया तो अंडर रूट एक्स जो भी ये वाला एक्स होगा ना एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स से, सो इसके मल्टीप्लाई कर लेना। नंबर 4 के ऊपर इसका वेरियंस कैसे फाइंड करना, ये टोटल इसकी थ्योरी है। वेरियंस आपने इसका इस तरह से फाइंड करना है, साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और माइनस इसमें से मीन माइनस कर दें। ई ऑफ एक्स जैसे हमने फाइंड करा उसका स्क्वायर माइनस कर दें। उसके बाद है जैसे 5 नंबर पे कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये हम फाइंड करके रख लेंगे। इससे हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको इंटीग्रेट करके मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा कि वो कैसे हमने कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है इंटीग्रेशन करके। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उसको हमने कहीं से दरमियान में से फाइंड करना होगा प्रोबेबिलिटी, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल उसके दरमियान जैसे ए से लेके टी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इस तरह से हम ये फाइंड करेंगे। उसके बाद जैसे देखें इसका 6 वाला जो पॉइंट है मीडियन वगैरह फाइंड करना होगा, हमने मीडियन परसेंटाइल जैसे परसेंटाइल या क्वार्टाइल का कुछ भी हमने फाइंड करना है तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करेंगे, एफ ऑफ एम इसको इक्वल टू 0.5 पे रख देंगे। और मीडियन के अलावा जो है वो हमने अपर को लोअर क्वार्टाइल अगर फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल वो हम करेंगे एफ ऑफ Q1 दिस इज इक्वल टू 0.25 या 1/4। अपर क्वार्टाइल एफ ऑफ Q3 हो जाएगा 3/4 या 0.75 या 3/4, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। उसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, हो जाएगा जैसे हमारे पास Q3 माइनस Q1। तो अब इसके अलावा एक और भी चीज होती है कि जैसे हमने ना मूव टू अदर PDF, मूव टू अदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो किस तरह से हमने करना है ये वो एक हमें उन्होंने कोई डिफाइंड किया होगा तो उसके मुताबिक जब वो क्वेश्चन में आएगा तो करेंगे। इसमें मेरा ख्याल इस क्वेश्चन में ये नहीं है। तो ये इसकी टोटल थ्योरी है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये टोटल सारे को अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसलिए इसका टोटल एरिया अंडर इसका जो भी होगी ना ये एफ ऑफ एक्स दिया होगा 1 होगा। इसके दरमियान कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सी से डी, यानी कि सी ए से बड़ा और डी जो है ना वो बी, सी ए और बी के दरमियान कोई भी इसका सब सेक्शन। ई ऑफ एक्स इसका वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मीन वो ये है एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वेरियंस का फार्मूला ये है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करें। अब जो है वो हम इसका आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो इसका जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आप जो देखेंगे यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1 मार्क का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर वाला सेक्शन ये है, तो इसलिए हमने जब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगी साइन ऑफ इंटीग्रल, ये देखेंगे अप टू 1 से लेके अप टू 1 टू इन्फिनिटी 6/5 एक्स रेज टू द पावर -4 dx, बस ये है। तो अब ये देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, 6/5 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर -4 dx। इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5 एक्स रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 1 टू इन्फिनिटी। जब इसको कैंसिल करेंगे बाहर को ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा 1/x क्यूब, लिमिट ये है 1 टू इन्फिनिटी।
तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/5 अपर लिमिट, 1/∞ माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा 1/∞ इज 0, सो ये हमारे पास बन जाएगा 2/5 -1। सो 2/5 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2/5, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद कहता है कि मीडियन ऑफ x कैलकुलेट। अब मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, वैसे तो वो डायरेक्ट भी जैसे किया जा सकता है, लेकिन ये है कि अगर मैं इसको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, इसको मैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैपिटल F में इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो इस तरह से होगा, वो तो ऊपर तो है ना जीरो वाला, पहले वाला ये है ना, इसको जीरो से लेके इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए कि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 है ना, इंटरवल 0 से लेके t तक किया। जैसे ये देखिए कि इसके अंदर है, ये है 0 से लेके 1 तक 6/5 x, तो मैंने ये इसमें कर लिया 0 to 2 6/5, ये हो गया t 6/5 x 6/5x 6/5x dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 6/5 को बाहर निकालें, साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to t, ये हमारे पास हो जाएगा x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 6/5, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 लिमिट 0 to t, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करें 3/5 t²। सो ये पहला इसका जो इसका आ गया 3/5 t², वो x ही लगा देंगे इधर, फॉर x लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू, यानी 0 से लेकर 1 के अंदर दो ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, वो यहाँ पे आप x की वैल्यू, जैसे अगर 0 से लेकर 1 तक है 0.5 0.25 0.4 जो भी करना होगा वो इसके अंदर लगाएंगे x की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट बता देंगे। अब उसके बाद है नेक्स्ट वाला, वो है ये 6/5 x रेज़ टू द पावर। तो ये देखें, वैसे मुझे तो नजर आ रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इसके अंदर 1 लगाता हूँ ना तो 3/5 आता है, यानी कि ये 3/5 का मतलब है 0.6, ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब है मीडियन इसके अंदर होगा। लेकिन चलिए हम इसको पूरा कंप्लीट करके भी रख लेते हैं। जैसे ये कि नेक्स्ट वाले को अगर मैं करता हूँ, इस वाले इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से लेके t तक, 1 से लेके t, ये भी है 6/5 x रेज़ टू द पावर -4 dx। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का जो फंक्शन है ना, वो भी बनाना सीख लेते हैं। 6 ये हो गया 5 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 to t x रेज़ टू द पावर -4 dx, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/5 x रेज़ टू द पावर -3, लिमिट होगी 1 से लेके t तक। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5 t रेज़ टू द पावर -3 माइनस ये 1 होगा। अब ये देखिए, ये जो पीछे वाला ये है ना, इसके अंदर अगर 1 है 3/5, वो इसके अंदर ऐड करना है। तो ये इधर से हमारे पास एक शायद ये आ गया ना हमारे पास, ये इसके अंदर हमने ऐड करना है, ये था ना इसको जब हमने इंटीग्रेट किया x4/-3 में नीचे आना था, ये हो जाना -2 या, सो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू -2/5 t रेज़ टू द पावर -3 प्लस 2/5। अच्छा, अब जो इसके अंदर अगर 1 लगाए ना तो ये 3/5 आता है, वो इसके अंदर ऐड करना है। जब मैं इसके अंदर वो ऐड करूंगा ना इसके अंदर 3/5, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2/5 t रेज़ टू पावर -3 प्लस 2/5 प्लस 3/5, ये 5 और 5 1, ये बन जाएगा 1 -2/5 t रेज़ टू द पावर -3, ये आ जाता है। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब यो भी वो इसके अंदर फाइंड करना है। अब देखेंगे ये तो आ गया इसका कॉमुलेटिव फंक्शन। तो अब अगर हमने फाइंड करना है f ऑफ m, मीडियन फाइंड करना है इसके अंदर, क्योंकि उसने कहा मीडियन f ऑफ m इक्वल टू 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये हमने देखना है कि मीडियन इसमें से किस में आता है। देखें, अगर मैं इसके अंदर इसकी आखिरी वैल्यू 1 है, वो यहाँ पे लगाऊं 3/5, 0.6 और 0.5 से ज्यादा, इसका मतलब मीडियम इसके अंदर होगा। अगर यहाँ पे 0.4 आ जाता तो वो फिर मीडियन इसमें होना था। अब ये 0.6 आ रहा है, इसका मतलब मीडियन जो है वो इसमें होगा। अब मैं इसको इस तरह करूंगा कि ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 m² इक्वल टू, ये हो जाएगा जैसे कि 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा m² इक्वल टू 5/6। इट इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू अंडर रूट
5/6 आ गया। ये इस तरह से इसका मीडियन आ गया। ये इस तरह से कॉमुलेटिव इस यहाँ से इसका मीडियन निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं इस तरह। चलिए हम देखेंगे इसका जो है पार्ट सी के अंदर वो कह रहा है कि ये गिव फाइंड द वेरिएंस। मीन तो उसने मैं ये बता दिया, ई ऑफ एक्स इज 1, फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला जो है वो भी मैंने आपको वहां पे बताया भी है। वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस ई एक्स इसका स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब ये हम फाइंड करते हैं इसके अंदर से ये साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब ये कैसे फाइंड करना है, देखिए साइन ऑफ इंटीग्रल तो पहला जो है ना, जो इसमें हमारे पास इसमें है इंटरवल, इसका जो पहले वाला जो इसने ये दिया है पहले, वो दिया है 0 से 1 6/x², 6/5। तो इसको भी एक्स, ये 6/5 को इधर मैं लिख लेता हूँ। जब इसको x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x³ इंटू डी एक्स, लिमिट हो गई 0 to 1। उसके बाद प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल 6/5, ये साइन ऑफ इंटीग्रल 1 to infinity, तो ये हो जाएगा 1 to infinity x raised to the power -4 है। जब उसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x raised to the power -2 इंटू डी एक्स। ये देखना, ये x² को f of x से मल्टीप्लाई करना है। ऑल x का मतलब है पहले 0 से लेकर 1 तक। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जगह 6/5 x³ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x4/4 लिमिट 0 to 1, तो जगह प्लस 6/5, ये कितना हो जाएगा x raised to the power -1 डिवाइडेड बाय -1 लिमिट 1 to infinity कर दिया इसको। तो ये देखेंगे इसके अंदर लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे ये तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/20 या 3/10। ये वाला माइनस इधर आ जाए, -6/5 इनसाइड द ब्रैकेट, ये 1/infinity होगा, 1/infinity ऐसे हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 6/20, ये बाहर हो गया, ये बाहर आ गया ना, तो ये 1 हो गया इस तरह से। ये माइनस बाहर आ गया, -6/5 1/infinity, वो हो जाएगा 0 और -1, तो यहाँ से आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/20 ये हो जाएगा 6/20 -6/5, ये माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस 6/20 का मतलब हो गया 3/10। ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 6/5। इन दोनों को कैलकुलेटर यूज करके करें तो इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 0.3 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1.5। इस तरह से ये सारा जो है ना, इस तरह से यहाँ से आ जाना था ना वही 0 -1। तो ये हमारे पास 3/10 प्लस 6/5, वो इधर कर भी लिया, ये दोबारा हो गया तकरीबन 1.5 हो गया। सो ये सारी इसके अंदर आप वैल्यू लगा दें, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू जो है ना एक्स पे, ये आ गया हमारे पास 1.5 माइनस ई ऑफ एक्स जो है ना उसने 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। इट इंप्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज, इसमें से करेंगे तो 0.5 आ, ये वेरिएंस ऑफ एक्स। हाँ देखिए इसका जो डी पार्ट है, फाइंड ये ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स इसका मतलब ये है ई ऑफ अंडर रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स अंडर रूट एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे आपने देखा था ना कि ई ऑफ एक्स इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स, ये जो एक्स है ना तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये था इसका फार्मूला। ये है अंडर रूट एक्स, तो ई ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। अब आप देखें कि ये हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा ई अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ये जगह पहला है 6/5 साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स है ना अंडर रूट, ये एक्स है ना तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स इज टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 1। ये देखिए ये मैंने ना पहले वाला ये जो था फर्स्ट इंटरवल, जैसे ये था 0 to 1, 6/5 इसको जब एक्स इज टू पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स इज टू द पावर 3/2 और नीचे -4। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 6/5
साइन ऑफ इंटीग्रल 1 to infinity x रेज टू द पावर -4 है ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4 + 1/2 माइनस ये हो जाएगा -7/2 इंटू dx। अब इसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट करके तो इसको करना है, नहीं ये हो जाएगा 6/5। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो ये हो गया 5/2 डिवाइड बाय 5/2 ऊपर आके 2/5 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 प्लस ये है 6/5। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -5/2। जब इसको माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ गया -2/5 हो जाएगा, लिमिट 1 to infinity। अब इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हमारे 6 to the 12/25। इधर 1 लगाने से 1 नहीं हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ना, इससे हमारे पास 12/25 और अपर लिमिट लगाने से 1 हो जाएगा, ये प्लस ये है जगह यहाँ से हमारे पास 6 into 2 ये हो जाएगा -12/25 इनसाइड द ब्रैकेट अपर लिमिट 1/infinity वो हो जाएगा 0 -1। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 12/25 ये हो जाएगा 24/25 और इसको अगर कैलकुलेट करना 0.96। सो E of √x इक्वल टू 0.96 या ये 24/25 भी लिख सकते ये इसका आंसर। हाँ ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसका ये आ गया प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का। अच्छा देखिए प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन है वो किस तरह करना है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि आयशा हैज ए बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स, शी सिलेक्ट्स ए बॉल एट रैंडम, नोट इट्स कलर एंड रिटर्न टू इट टू बैग, यानी कि ये वापस रख देती है, रिप्लेसमेंट का है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज है। बस जैसे देखेंगे एक बैग है उसके अंदर एक आयशा, उसके पास जो है वो रेड बॉल 3 है, व्हाइट बॉल भी 3 है, वो इसमें से निकालती है, कलर नोट करके वापस इसमें रख देते हैं। अब वो कहता है कि ये देखें कि पहले उसने किया एंड सेम प्रोसेस रिपीटेड ट्वाइस मोर, यानी कि टोटल ये एक्सपेरिमेंट 3 टाइम किया गया। अगर 3 टाइम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन उसने ये कहा है GTX, उसको के अंदर रिप्रेजेंट करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन GTX ऑफ है। तो इसको क्योंकि उसने x के साथ डिनोटेड बाय आयशा इज डिनोटेड बाय सिलेक्टेड बाय नंबर ऑफ रेड बॉल्स, सिलेक्टेड बाय आयशा इज डिनोटेड बाय x, ही होगा x। तो 3 दफा करेंगे तो क्यूबिक बनेगी, जैसे हो जाएगा AT³ प्लस BT² प्लस CT+D। अब जो t का ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, जो T³ है ना, जिसका जो कोफिशिएंट है इसका मतलब है 3 रेड बॉल्स, T² के साथ जो कोफिशिएंट है इसका मतलब है 2 रेड बॉल्स, इसका मतलब है 1 रेड बॉल, इसका मतलब है कोई रेड बॉल। अब अच्छा देखिए मैंने जब a कैलकुलेट करना है ना, इसका मतलब है मैंने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 रेड बॉल्स। तो 3 रेड बॉल हाँ रेड बॉल, इसका मतलब है रेड एंड रेड। अच्छा देखिए पहले रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6, क्योंकि उसका कलर नोट करके उसको अंदर वापस रख लिया, इसलिए प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, दोबारा फिर वही 3/6 और फिर करेंगे तो दोबारा फिर 3/6। इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो 3 to the 6 हो गया, इस तरह से इसको करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/8 आ गया। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 रेड बॉल्स, तो ये हो जाएगा रेड एंड व्हाइट, यही हो सकता है पहला रेड फिर व्हाइट फिर रेड, यही हो सकता है व्हाइट रेड एंड रेड। जब इसकी आप करेंगे फाइंड तो ये आ जाएगा रेड आने की प्रोबेबिलिटी से हो जाएगी 3/6 मल्टीप्लाई, उसको क्योंकि वापस दोबारा अंदर रख दिया, फिर दोबारा रेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 3, उसको अंदर फिर रख दिया, दोबारा अंदर 6 पूरे यहाँ व्हाइट निकालने की फिर 3/6। अब ये इनकी वही आएगी ना, तो ऐसा करते हैं कि इसी को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 to the 6 3 to the 6 3 to the 6 8 आएगा, 3/8 आ गया फाइनली। उसके बाद आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 रेड बॉल, तो वो हो जाएगा रेड व्हाइट प्लस व्हाइट रेड व्हाइट प्लस व्हाइट एंड रेड। पहले व्हाइट आ जाए नहीं पहले रेड आ जाए, वो है 3/6 मल्टीप्लाइड बाय पहले रेड आ गया ना, फिर आ गया व्हाइट, वो वापस क्योंकि उसके अंदर रख लिया वो भी 3, फिर उसको अंदर वापस रख दिया हुआ है 3/6, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें कि ये वाला इनका भी उसी तरह से वही आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 to the, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3/8
अब उसके आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोई रेड बॉल नहीं, तीनों वाइट बॉल। तो इसका भी 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, जैसे 3 to the 6, 3 to the 6, 3 to the 6, तो ये आ जाएगा इस तरह से हमारे पास 1/8। तो इस तरह से ये देखेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इसका आ गया है ऑफ आयशा का। ये आ गया हमारे पास, ये जो है ए उसका कोफिशिएंट आया ये 1/8 जगह 1/8 t³ यानी कि 3 दफा रेड। तो जो टी स्क्वेयर है इसका मतलब है 2 रेड बॉल्स, ये है 3/8 प्लस 3/8 टी स्क्वेयर प्लस सी टी की पावर 1, इसका मतलब है 1, तो वो 1 रेड बॉल वो भी 3/8 है, 3/8 टी प्लस कोई रेड बॉल नहीं वो 1/8। ये इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ये इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अब ये देखिए इस तरह से अब नेक्स्ट है वो कहता है कि अब ऐसे ये है कि जैसे बसंत हैज ए बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स, सेम वो सेम उसी तरह से ही है कि अब एक बसंत है उसके अंदर रेड बॉल वाइट बॉल, 3 रेड बॉल 3 वाइट बॉल। अब वो ये कह रहे हैं इसके अंदर के ही सिलेक्ट्स 3 बॉल्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जब वो बॉल निकालते हैं ना वापस नहीं इसके अंदर रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ बॉल, इसके अंदर भी रेड बॉल्स हैं, संत इज डिनोटेड बाय वाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ये अब इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, तो इसको वो कहते हैं वाई से उसने रिप्रेजेंट किया है टी। अब क्योंकि ये भी 3 टाइम्स इसको निकाला गया है तो इसका भी उसी तरह से आ जाएगा a t³ प्लस b t² प्लस ct+t। अब ए का मतलब है 3 रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब है कि रेड रेड एंड रेड। तो रेड बॉल आने की पहले तो हो गई 3/6। अब इसको अंदर नहीं रखना, अंदर रह गया 2 और टोटल 5 रह गया। अब इसको भी नहीं अंदर रखना, 1 रह गया और टोटल ये 1/4। 3 to the 6 इस वाले, ये वाला 3 6 इस वाले से कट जाए तो बाकी बच जाता है 1/20 बच। अब इस तरह से ये हो गया 3 रेड बॉल, अब आ जाएंगे 2 रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेड बॉल्स, तो ये हो जाएगा रेड रेड और वाइट प्लस रेड वाइट रेड प्लस वाइट रेड एंड रेड। अब ये रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 मल्टीप्लाइड बाय फिर रेड आने की 2/5 मल्टीप्लाइड बाय अब वाइट आने की, वाइट इसके अंदर 3 है तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये उसके बाद ये भी 3 है 7, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 to the 6 इससे कट जाएगा, 3 3 9 9/20 आ गया। इस तरह से 1 रेड बॉल, तो ये हो जाएगा रेड वाइट वाइट प्लस वाइट रेड वाइट प्लस वाइट वाइट एंड रेड। ये हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास रेड आने की 3/6 मल्टीप्लाइड बाय वाइट आने की, वाइट तो इसके अंदर 3 है टोटल 5 रह गए हैं, फिर वाइट आने की 2/4। अब इसी को जैसे ये वाला भी और ये वाला इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 to the 6 इससे कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9/5 4 ये 20 आ गया। अब नो रेड बॉल, तीनों वाइट 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 एंड वाइट, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। अब उनमें से एक कम हो गया 2/5 मल्टीप्लाई एक और कम हो गया 1/4, ये 3 to the इसके साथ कट के तो आंसर आ गया 1/20। तो ये आगे इस तरह से हमारे पास अब इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन हो गया है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई आ गया इक्वल टू हमारे पास एक है तीनों रेड बॉल, वो यहाँ पे क्यूब के साथ आएगा जो तीनों रेड बॉल, ये हो जाएगा 1/20 t³ प्लस बी 2 रेड बॉल वो है 9/20 t² सी यानी कि वो एक, इसकी पावर 1 है ना तो 1 रेड बॉल, ये हो जाएगा 9/20 t प्लस ये डी विदाउट टी जिसके 0 पावर, इसका मतलब ये 1/20 नो रेड बॉल वाला वो ये आ गया इसके अंदर। ये इसको इधर से आती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आएगा ये उसने दिया हुआ है कि द रैंडम वेरिएबल z इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड बाय
आयशा एंड बसंत, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन z। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन z इस तरह फाइंड होगा कि दिस इज इक्वल टू आयशा मल्टीप्लाइड बाय बसंत, और उसको कहता है एक्सपेक्ट योर आंसर एज ए पोलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ टी जेड इक्वल टू ए एक्स टी, ये जो हमने इसका फाइंड किया पहले आयशा का, वो ये फाइंड 1/8, 1/8 टी क्यूब, 1/8 टी क्यूब प्लस 3/8। या हम इससे चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही फाइंड किया। टी की जगह पे यहाँ पे सारों में 1 लगाए तो टोटल आंसर 1 आना चाहिए। जैसे देखें 3 + 6 8/8, इसका मतलब ये सही है। 3/8 प्लस 3/8 टी स्क्वेयर प्लस 3/8 टी प्लस ये भी इधर 1/8 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका ये आया 1/20 टी क्यूब प्लस 9/20 टी स्क्वेयर प्लस 9/20 टी प्लस 1/20। इसके अंदर भी टी की जगह पे 1 लगा के देखें तो ये देखें 9 और 9 18 और ये 220/21 है। इसका मतलब ये भी ठीक है। अब ये एंड था तो ये इनको मल्टीप्लाई कहते हैं एक्सपेक्ट योर आंसर एज ए पोलिनोमियल। इसको पोलिनोमियल के तौर पे आपने कहते हैं कि करना है। ये हो जाएगा टी जेड। अब देखें इसमें से 1/8, इसमें से 1/20 कॉमन ले लें, बाहर हो जाएगा 1/160। अंदर बच जाएगा यहाँ से जैसे टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 1, और जैसे 1/20 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा टी क्यूब प्लस 9t स्क्वेयर प्लस 9t प्लस 1। अब इसको एज ए पोलिनोमियल कहता है, खोल के इसको लिखना हमने। तो ये अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो हो जाएगा 1/160। ये तो बाहर रहने दें। अब टी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t6, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 95, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 94, और फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये आ जाएगा टी क्यूब। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3t5। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 9, ये हो जाएगा 27t4। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 27t क्यूब, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3t स्क्वेयर। इसको पहले इससे किया 27, फिर इसके किया 27 प्लस 1। उसके बाद इस 3t को जब इससे करेंगे तो ये जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3t4। जब इसको इससे करेंगे 3t4, जब इससे करेंगे प्लस 27t क्यूब प्लस ये 27t स्क्वेयर प्लस 3t, जब 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब प्लस 9t स्क्वेयर प्लस 9t प्लस 1। तो अब ये देखिए कि इसको एज ए पोलिनोमियल वो कहते हैं लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/160 इंटू ये t6 हो गया, बस यही किया t6, और 9 + 3 हो जाएगा प्लस 12t5, और ये हो जाएगा 39। 27 + 3 ये हो जाएगा 30 और 9 इसमें डाल दें, ये हो जाएगा 39t4। 27 27 54 और ये 2 और डालें, इसका हो जाएगा 56t3। ये 30 + 9 ये हो जाएगा 39t स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 12t प्लस 1। ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ये इसका ये कुल मामला। आगे देखें ये 5 मार्क्स का ये है लास्ट इसका पार्ट है, यूज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन z टू फाइंड e ऑफ z एंड वेरिएंस ऑफ z। अच्छा, इसके जो फार्मूले है ना, e ऑफ z कैसे फाइंड करना है और वेरिएंस ऑफ z कैसे। e ऑफ z स्पेस कितनी थोड़ी चले नीचे पेज है। अच्छा जी, देखें कि इसका ये e ऑफ z कैसे कैलकुलेट करना, e ऑफ z ये कैसे कैलकुलेट करना है, और वेरिएंस ऑफ z ये कैसे कैलकुलेट। अच्छा देखें कि फार्मूला शीट पे जाएं तो फार्मूला शीट पे इसके फार्मूले दिए हैं, वो फार्मूले इन्होंने इस तरह से दिए हैं।
फार्मूला शीट या भी फार्मूला शीट नहीं यार, ये देखिए ये फार्मूला, ये है फार्मूला ई ऑफ एक्स का फार्मूला, ये है ये जो आपने जी ऑफ फाइंड किया ना उसका डेरिवेटिव लेके उसमें वन डालना है, और वेरिएंस का फार्मूला ये है, ये फार्मूला शीट पे गिवन है फार्मूले। ये हो गया जी डैश एक्स वन, और इधर वेरिएंस है डबल डैश, और ये इसको जो है ना वो हमने करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है उसको। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, ये आ गया फॉर्मूला, जी डैश वन जी डबल डैश वन, इसको हाँ जी, ये देखें इसका फार्मूला है जी डैश वन, इसका फार्मूला है जी डबल डैश वन प्लस जी डैश वन माइनस जी डैश वन का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब जी डैश वन, अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके अंदर मान लगा देना। पहले मैं ये देखिए ये निकालता हूँ जी डैश टी, इसका जेड, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे 1/60 तो बाहर ही है, टी सिक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6t5 प्लस ये 5 को नीचे लाएंगे, हो जाएगा 60 टी की पावर 4 प्लस 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 मल्टीप्लाइड बाई 4 156 की पावर यहाँ से कम होगी 3 होगी, प्लस 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 168, मैं चेक करूँ तो गलत ना हो, 168, ये टी स्क्वायर हो गया, प्लस इस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78 टी प्लस 12 और 1 का डेरिवेटिव 0 ही आ गया। इसके अंदर आप टी की जगह पे 1 लगा दें, तो ये हमारे पास जी डैश वन जेड कितना आ जाएगा हमारे पास 1/160, इस टी की जगह 1 लगाएंगे 6 प्लस 60 प्लस 156 प्लस 168 प्लस 78 प्लस 12, सो ये हमारे पास आ गया जी डैश वन, ये आ जाएगा हमारे पास 168, तो पहले का प्लस 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 480, ये ऊपर सारा को प्लस किया तो 480 डिवाइडेड बाई ये नीचे 160 0 0, सो ये हमारे पास जी डैश वन जो है इसका 3 आ गया, सो ई ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 आ, ये 3 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव लेना है इसका, ये सिंगल डेरिवेटिव तो इस दफा एक दफा और डेरिवेटिव कर दें इसका, जी डबल डैश टी, ये तो बाहर है 1/160, ये है 6, इसको नीचे लाएंगे 30 टी रेस टू द पावर 4, इसको जब लाएंगे नीचे 4 इससे मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा 240 टी रेस टू द पावर प्लस 156 मल्टीप्लाइड बाय ये 468, 156 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये होगा 468 टी स्क्वेयर प्लस 168 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 336 टी, और ये प्लस 78, इसके अंदर भी टी की जगह पे 1 लगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि डबल डैश इधर 1 लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/160, और ये जाएगा अंदर 30 प्लस 240 प्लस 468 प्लस 336 प्लस 78, 336 वाला तो चेक करो नहीं, ठीक ये आ गया, अब इन चारों को प्लस कर देते हैं, प्लस 468 कर दिया प्लस ये आ गया है टोटल 1152 ओवर 160, इनके
जी डबल डैश 1 और जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया है ये डिवाइडेड बाय 60 बस आ गया है 1152 डिवाइडेड बाय 160 7.2। तो अब उसने क्यों क्या मैं कहा था वेरियंस ऑफ जेड फाइंड करना था वेरियंस ऑफ जेड। सो वेरियंस ऑफ जेड का फार्मूला ये है फार्मूला शीट पे गिवन है ये वेरियंस ऑफ जेड कैलकुलेट करने के लिए जी डबल डैश वन जेड प्लस जी डैश वन जेड माइनस जी डैश वन और ये जेड इसका स्क्वेयर। सो जी डबल डैश हमने निकाला 7.2 प्लस जी डैश वन ऊपर हमने फाइंड किया 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 इसका स्क्वेयर आ तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.2 प्लस 3 माइनस 9। तो ये वेरियंस ऑफ जो है ना हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इसमें से निकाल देंगे -6 तो ये इसमें 3 निकाले -6 इसमें से निकाल दें 1.2। सो वेरियंस ऑफ जेड जो है ना ये आ गया है 1.2। इस तरह से ये पेपर जो है ना ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर जो है सॉल्व करेंगे पूरी सॉल्व ये हो गया है पेपर कंप्लीट आपके यहाँ से। उसकी सारी थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दी गई है साथ वो ही चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो 2025 का पेपर ये स्पेसिमेन पेपर था। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी क्लास हो गई है कंप्लीट। तो